फिर 1958 में अशोक चंदा, जो कि फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका एक क्रिटिकल नोट आया वर्किंग ऑफ कैबिनेट कमिटीज के बारे में। वहां पे उन्होंने कैबिनेट कमिटीज को क्रिटिसाइज किया। उनके कुछ क्रिटिसिज्म थे कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत वेरिएबल है, किसी कैबिनेट कमेटी में बहुत कम मेंबर्स हैं, किसी में बहुत ज्यादा मेंबर्स। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर सभी कमिटीज के चेयरपर्सन है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि कैबिनेट जो रिविजनरी अथॉरिटी के तौर पे काम कर सकती है, अगर कोई डिसीजन गलत लिया जा रहा है उसको रोक सकती है, वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर होता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जो मेंबर्स है वो सही तरीके पे मेरिट बेसिस पे नहीं हो रहा, और पर्सनल कंसिडरेशन देते हुए कैबिनेट कमिटीज के मेंबर्स चुन लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है, और कई बार जो सब्जेक्ट मैटर्स का कंसर्न्ड मिनिस्टर भी नहीं है वो भी उस कैबिनेट कमिटी का हिस्सा हो जाता है। कैबिनेट कमिटीज इस कारण से डिलेड एक्शन ले पाती हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर सब्जेक्ट मैटर से डील भी नहीं कर रहा वो भी आके अपनी डेलिब्रेशन में हिस्सा लेता है। और फिर वो कह रहे हैं कि एडुकेट अटेंशन नहीं दी गई अशोक चंद्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस को, तो सरकार ने इसको साइडलाइन कर दिया है। ये जो व्यू पॉइंट है ये बीएल फाडिया बुक में दिया है गया है कि अशोक चंद्रा ने ये बातें कही, और एडुकेट अटेंशन इनकी रिकमेंडेशन को नहीं दिया गया। तो उनका वो एनालिटिकल एस्पेक्ट है बीएल फाडिया जी का, कि ये जो रिकमेंडेशंस थी फॉलो नहीं हुई आने वाले टाइम में। 1962 में जब चाइनीज इन्वेजन होती है तो एक इमरजेंसी कमेटी बनाई गई। उसमें प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे। ये इनर कैबिनेट की तरह फंक्शन करने लग गए, और इसने कैबिनेट को रिप्लेस ही कर दिया एज ए सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर है वो कैबिनेट के पास आती है, 80 मंत्रियों का फैसला 31 लेते हैं। वो 31 में से भी ये जो चार बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस, होम और डिफेंस मिनिस्टर, ये इनर कैबिनेट की तरह काम करने लग गए, और ये सभी फैसले लेने लग गए ये चार बंदे। उसके बाद एआरसी वन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वन की एक स्टडी टीम थी। तो उन्होंने कुछ स्टडी किया और ये पाया कि कुछ कमिटीज हैं वो रेगुलरली मीट नहीं कर रहे। तो वो बहुत टाइम बाद, कई महीनों बाद मीटिंग करते हैं। और कुछ कमिटीज में बहुत ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोडेड होती है। तो अगर 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, तो किसी कमेटी में अगर 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो कमेटी बनाने का पर्पस ही चला गया, वो पर्पस मतलब डिफीट हो गया, क्योंकि हमने ज्यादातर कैबिनेट के मंत्री ही उस कमेटी में बुला लिए। जो सब्जेक्ट कवर रेंज है, जितनी भी कमिटीज हैं उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट से ट्रिवियल फंक्शन तक रेंज करती है। तो कई कमिटीज तो अच्छा काम कर रही है इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेके, कुछ बहुत ट्रिवियल फंक्शंस, जैसे ऑफिस की लोकेशन कहाँ पे होगी किस मिनिस्ट्री की, इसके लिए भी कैबिनेट कमिटी थी। तो ये तो बहुत ट्रिवियल फंक्शन है, इसके लिए कैबिनेट कमिटी बनाने की क्या जरूरत थी। तो एआरसी ने रिकमेंडेशंस दिए कि कुल 11 स्टैंडिंग कमिटीज होनी चाहिए, और नॉर्मली जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं उसके मेंबर्स 6 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, तो एक कमेटी में 6 ही मेंबर्स होंगे एक्सीड। और इसमें सारे मिनिस्टर्स जो भी सब्जेक्ट कवर हो रहा है वो मेंबर होने चाहिए। तो कोई भी कमेटी है जैसे इकोनॉमिक कमेटी, तो इकोनॉमिक्स के से डील करने वाला जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उस कमेटी में होने चाहिए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो भी इकोनॉमिक कमेटी का हिस्सा होना चाहिए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और जितने भी अ, ये कैबिनेट कमिटीज हैं इनकी सपोर्ट के लिए कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज भी बननी चाहिए, जो मंत्री के अंडर सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 3-4 सेक्रेटरी होंगे एक एक डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कई सेक्रेटरीज होंगे डिपार्टमेंट्स के। तो वो इकट्ठे आके एक कमेटी बनाए, और जो भी मैटर कैबिनेट कमेटी के पास जाना है उसको एडवांस में ही टेकअप कर ले,
और सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जब कैबिनेट कमेटी के पास कोई मुद्दा जाएगा तो उस पर पहले डिस्कशन हो चुकी हो, वो बैकग्राउंड प्रिपेयर करें। एडहॉक कमेटी जो है, 11 स्टैंडिंग कमेटीज तो हैं, एडहॉक कमेटी अगर बन रही है तो वो डिसीजन मेकिंग ना करे, अकेला इन्वेस्टिगेशन पे ही जाए। तो उसका कोई डिसीजन मेकिंग फंक्शन नहीं होना चाहिए, अकेला इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन होना चाहिए अगर एडहॉक कमेटी बन रही है। तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हो वो स्टैंडिंग कमेटीज हो, जो 11 रिकमेंड किया है ARC 1 ने। उसके बाद 1974 में आते हैं, वहां पे एक कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स बनाई गई जो काफी इंपॉर्टेंट बन गई। ये भी इनर कैबिनेट का काम करने लग गई इंदिरा गांधी के टाइम। इसके डिस्कशन हमने पिछले वीडियोस में भी की है। तो जो कैबिनेट कमेटी होती है उसको सेक्रेटेरियल असिस्टेंस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देते हैं, जैसे कि वो कैबिनेट को देते हैं। सेक्रेटेरिएट सर्विसेज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है। तो करना है मीटिंग, करना है एजेंडा या सर्कुलेट करना है मीटिंग का एजेंडा, पेपर सर्कुलेट करने हैं कोई केस से रिलेटेड, अगर कोई इशू डिस्कस करना है तो सभी कैबिनेट मंत्रियों को पेपर्स देने हैं, कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिकॉर्ड रखना है को जो भी कैबिनेट कमेटी की डिस्कशन हुई है, जो रिकॉर्ड रखा गया है उसको सर्कुलेट करना है। आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्ट्रीज को भेजना है, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को भेजना है, कैबिनेट को भेजना है यहाँ पे। और ये भी देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जो भी कैबिनेट कमिटीज के डिसीजंस हैं, तो उसको भी ओवरसी करने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कर रहा है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस तरीके की सर्विसेज कैबिनेट कमिटीज को देता है। जो भी एजेंडा मीटिंग्स का बनाना है, पेपर्स वगैरह होते हैं, तो डिसीजन को रिकॉर्ड भी करना और डिसीजन को भेजना भी, और जो भी फैसले लिए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं कि इंडिविजुअल जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। फिर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर ऑफ पर्सन अगर बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं, कोई काम है उसको डिस्पोज कर रहे हैं, 31 की जगह 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर कमेटी में कोई डिटेल्ड एक्शन ले रहे हैं किसी मैटर पे, तो फैसला क्विक होगा, एफिशिएंट होगा, और कोऑर्डिनेशन की नीड मिनिमाइज होगी क्योंकि ज्यादा बंदे इन्वॉल्व नहीं, और जो सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे हैं मंत्री सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज की डेट में 2022 में 8 कमिटीज हैं कैबिनेट की, ये याद रखना है। और इनमें से 8 में से 6 कमिटीज हैं जिनके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है, और 2 कमिटीज के हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये 8 कमेटी हैं आपकी स्क्रीन पे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स करते हैं मेजर। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन ये होम मिनिस्टर के नीचे है, अमित शाह जी के नीचे काम कर रही है, उनका चेयरपर्सनशिप है इसमें। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके अंडर काम कर रही है, वो चेयरपर्सन है इस कमेटी के। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ये कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मुद्दा देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। और रिसेंटली 2 कमिटीज बनी थी, कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये एंटरप्राइज डेवलप करने पे फोकस जा रहा है जो सरकार का, उसकी ये 2 कमिटीज बनी। उसके अलावा ये जो कैबिनेट कमिटीज है इनके मेंबर्स तो होती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कमेटी में हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं। कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी होती हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं भी हैं तो भी आ सकते हैं। और 2 तरीके के स्पेशल इनवाइटीज आज के टाइम में आते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में। पहले तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट का पार्ट नहीं है, 31 में नहीं आते, वो कई बार पार्टिसिपेट कर जाते हैं। दूसरे जो कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स नहीं है, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं लेकिन वो आ जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स कमेटी है, उसमें कोई कैबिनेट मंत्री है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर हो, वो उसका मेंबर ना नहीं है, लेकिन अगर डिस्कस हो रहा है कल्चर के हमारे कोई मोनूमेंट्स हैं पुराने, उनकी मोनेटाइजेशन करनी है, इकोनॉमिक कमेटी में ऐसा डिस्कशन हो रहा है, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको इनवाइट किया जाएगा, जो कि कैबिनेट कमेटी का हिस्सा नहीं है। तो 2 तरीके के स्पेशल इनवाइटीज आज की डेट में प्रैक्टिकली आ रहे हैं।